Hello students. बेटा 5 मिनट वेट कीजिए आप, मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बस तो टेक्निकल इश्यू आ रहा है। बेटा होमवर्क आ गया आप सब लोगों के पास? गुड 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 बेटा। बेटा वेट करना पड़ा, 2 मिनट वेट कीजिए आप बस। हाँ बेटा, वॉइस आ रही है मेरी? एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से सबको?
गुड गुड बेटा। तो होमवर्क के लिए मैंने 2 रेसेस आपको सेंड करी है, ठीक है। तो वो रेसेस आपको करनी है। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके ओके। तो वो दोनों रेसेस आपको करनी है, तो वो अपन जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। रेस 0-0 भी करनी है और रेस 1 भी करनी है। अभी तो नॉर्मल आ रही है वॉइस। चलो अपन पिछले क्लास का जो टॉपिक था उसे आगे प्रोसीड करते हैं। आंसर भेज दूंगा बेटा मैं, एक बार आप इनको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में इनको आंसर्स आपको भेज दूंगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक हमारे पास में था ब्रिज बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो डिस्कशन का टॉपिक था हमारा ब्रिज बॉन्डिंग। अब ब्रिज बॉन्डिंग को हम आगे प्रोसीड करते हैं कि ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर और क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। अभी तो इको नहीं आ रहा बेटा, अभी तो नॉर्मल है, अभी तो नॉर्मल वॉइस आ रही है। गुड बेटा मानवीय, गुड बेटा। हाँ, तो अब अपन ब्रिज बॉन्डिंग को आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटा पिछली क्लास में जो हमने ब्रिज बॉन्डिंग का सेक्शन सीखा था, बेटा इको कैसे आ रहा है, एक सेकंड रुकिए आप। अभी अभी भी इको है? नाउ इट्स नॉर्मल। चलो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, अभी ठीक आ रहा है? तो बेटा देखो, ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर पिछली क्लास में हमने जो मॉलिक्यूल सीखा था वो मॉलिक्यूल हमारे पास में था डाइबोरेन मॉलिक्यूल। डाइबोरेन का मॉलिक्यूल था B2S6, ठीक है। तो B2S6 के अंदर हमने क्या सीखा था कि B2S6 के अंदर लुईस एसिडिक बिहेवियर होता है। तो हमने देखो इसका स्ट्रक्चर देखा था, बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा बोरोन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो ये वाला जो था फ्री ऑर्बिटल था, इसका भी वैकेंट ऑर्बिटल था और इस तरह से ये बॉन्ड बन रहा था जिसे हमने कहा था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और ये यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था इसे हमने कहा था कि दिस इज आल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? रुको मैं इको का इलाज करता हूँ तुम्हारे, एक सेकंड रुकिएगा आप। ना बेटा अब चेक करो अभी को आ रहा है क्या? अभी को आ रहा है? एक सेकंड में क्लास को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ, रीलॉग इन कर रहा हूँ, आप वेट कीजिएगा। मैं क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बताओ अभी को आ रहा है? अभी वॉइस प्रॉपर आ रही है? गुड बेटा गुड।
हाँ बेटा, अभी सब प्रॉपर है या अभी भी इको है? ओके गुड, अब शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर हमने सीखा था, तो हमने कहा था कि यहाँ पे जब ब्रिज बॉन्ड बन गया तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मिनिमाइज तो हो गई, बट ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया। ऑक्टेट यहाँ पे नहीं कंप्लीट हो पाया, तो हमने कहा था ये अभी भी किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पे इसके दो तरह के क्लीवेज पॉसिबल है। अगर ये ऐसे क्लीव होता है तो उससे कहते हैं हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक और अनसिमेट्रिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक और अनसिमेट्रिक क्लीवेज। और अगर ये यहाँ से क्लीव होता है तो इसे कहा जाता है होमोलिटिक और सिमेट्रिक क्लीवेज। तो ये मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी थी कि कब ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, कब ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा। बेसिकली हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होता है? जब भी आपके पास में क्या हो, NH3 या हो RNH2 या हो R2NH, उस कंडीशन में इसका क्या होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, अनसिमेट्रिक क्लीवेज होता है। उसके अलावा अगर कोई लुईस बेस होगा, देन इट अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऑल ओके? ओके बेटा, यहाँ पे एक चीज बताइएगा मुझे कि यहाँ पे जो ब्रिज बॉन्ड बना है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है क्योंकि 3 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइक मैं जैसे बात करूं, एक न्यूक्लियाई ये, एक न्यूक्लियाई ये, एक न्यूक्लियाई ये, 3 न्यूक्लियाई है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक की बातें सारी करके हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के अंदर हमने BH3 की बात कर ली। अब उसके बाद में सेकंड कंपाउंड की हम बात करते हैं। देखिएगा, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज BF3। अब बेटा एक बात बताना, BF3 जो होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है या बेकार? अच्छी होती है। तो BF3 के अंदर हमने जैसे देख रखा है कि ये BF3 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फ्लोरीन बैक डोनेशन कर देता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। तो बच्चा जहां भी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी, वहां क्या ब्रिज बॉन्डिंग होगी क्या? नो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नो ब्रिज बॉन्ड। यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड नहीं बनेगा, और ब्रिज बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये डाइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, थर्ड वाले जो है वो है BCl3, BBr3 और BI3। BCl3, BBr3 और BI3। अब बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है, तो मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है क्या? सोचिएगा, क्या यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है, डेफिशिएंसी मिनिमाइज करने के लिए क्या ये ब्रिज बॉन्डिंग करेंगे? बेटा कर सकते हैं, बट सौम्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हिमाक्षी, सौम्या आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लास्ट ईयर हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी बच्चे को वो टॉपिक याद आ रहा है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट में होता क्या है, तो बेटा देखो वहां पे मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि BF4 नेगेटिव जो है ये तो एग्जिस्ट करता है, बट BCl4 नेगेटिव, BBr4 नेगेटिव और BI4 नेगेटिव ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। और बेटा ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं? ड्यू टू क्राउडिंग फैक्टर। बिग साइज है, क्राउडिंग फैक्टर है, तो उसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। याद आ रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो बोरोन का जो एटम है
वो 4 क्लोरीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो देखो अगर यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग बनती तो ऐसा सा कोई पिक्चर होता, क्लोरीन यहाँ बोरोन, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे इस तरह का इंटरेक्शन। तो क्या बोरोन 4 क्लोरीन को एकोमोडेट कर पाता क्या? नहीं कर पाता। अगर ये एकोमोडेट नहीं कर पाता तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोलेंगे, नो वीक बैक बॉन्डिंग, but does not exist as dimer due to crowding factor. ठीक है, बैकबॉन्ड वीक है लेकिन ये डाइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्राउडिंग फैक्टर की वजह से। और बेटा इसी तरह एक चौथा मॉलिक्यूल और हम देखेंगे, BMe होल थ्राइस, मिथाइल ग्रुप है, तो बोरोन 4 मिथाइल को भी अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। नो बैक बॉन्डिंग बट does not exist as dimer ड्यू टू क्राउडिंग फैक्टर। ये भी क्राउडिंग फैक्टर की वजह से डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या सीखा कि बोरोन के कंपाउंड्स के अंदर ब्रिज बॉन्डिंग कौन बना सकता है? सिर्फ BH3 बनाएगा। और BH3 कैसा बॉन्ड बनाएगा? BH3 बनाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और उसके अलावा BF3 फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, BCl3 नहीं कर पाएगा, BBr3, BI3, BMe3 कोई भी फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज हम सीखेंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के अंदर देखिएगा स्टूडेंट, जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड होता है वो होता है AlF3। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा अक्षय, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का ब्रिज बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। नो डाउट मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करेगा, बट उसका ब्रिज बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक बेटा, उन सब चीजों का यहाँ पे कोई भी रिलेवेंस नहीं है। इज इट क्लियर? अब कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर हम बात करते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर बात करते हैं तो देखो एल्यूमिनियम के अंदर फर्स्ट कंपाउंड है हमारा AlF3। बेटा AlF3 मैंने 11th क्लास में बताया था, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है या आयनिक कंपाउंड होता है? आयनिक। बेटा AlF3 इट इज आयनिक कंपाउंड, सो नो बैक बॉन्डिंग एंड नो ब्रिज बॉन्डिंग। आयनिक कंपाउंड है तो उसकी वजह से ना तो ये बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ना ही ये ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। दोनों में से किसी का भी ये फॉर्मेशन नहीं कर सकता है ड्यू टू इट्स आयनिक नेचर। ठीक है, तो AlF3 के अंदर तो कोई दिक्कत हमें होगी ही नहीं। अब बेटा AlF3 के बाद वाला जो मॉलिक्यूल है ना, उसे हमें बहुत ही केयरफुली सीखना पड़ेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास में आता है वो मॉलिक्यूल हमारे पास में आता है AlBr3। ठीक है, AlCl3, और हमारे पास में जो एक मॉलिक्यूल आता है वो क्या आता है? AlI3। इन्हें हमें बहुत केयरफुली डील करना पड़ेगा। तो देखिए इनके अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड मॉलिक्यूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है AlCl3, और इसके बारे में सारी बातें ढंग से सीख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कहानी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा AlCl3 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रेटेड AlCl3 इज आयनिक इन नेचर। हाइड्रेटेड AlCl3 जो है वो कैसे नेचर का होता है? आयनिक इन नेचर ड्यू टू वेरी हाई
वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर का ये कंपाउंड होता है। और बेटा आप देखो पानी के अंदर जब कभी भी AlCl3 को डालते हैं ना, तो इट एग्जिस्ट एज AlH2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव इन एक्वस मीडियम। पानी के अंदर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये कैसे कंपाउंड की तरह बिहेव करने लग जाता है, आयनिक कंपाउंड की तरह इसका बिहेवियर हो जाता है। तो ये एग्जिस्टेंस कैसा होता है इसका, AlH2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब बेटा देखो एनहाइड्रस कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिएगा एनहाइड्रस AlCl3 is covalent in nature and in vapor phase it exists as dimer and exists as polymer in solid state। ठीक है, वेपर फेज में ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सॉलिड स्टेट में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए इसके कैसे कैसे डाइमर बनेगा, कैसे कैसे पॉलीमर बनेगा और कैसे कैसे मोनोमर होगा। तो सबसे पहले मैं इसके मोनोमेरिक यूनिट की बात करता हूँ। तो देखो अगर इसके मोनोमर की बात करूं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आएगा, 120 डिग्री का। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या, यहाँ पे किसी भी तरह की क्या कोई बैक बॉन्डिंग है, दोनों थर्ड पीरियड के हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने के कोई चांसेस यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद बनाते हैं इसका डाइमर। देखिएगा डाइमर कैसे बनेगा, डाइमर का फॉर्मूला हो जाएगा Al2Cl6। अब स्टूडेंट्स देखिएगा थोड़ी कहानी के अंदर यहाँ ट्विस्ट आएगा, पहले के जैसे सिंपल कहानी यहाँ पे नहीं है, माइट बी सम चेंजेस। ठीक है, तो चेंजेस क्या आएंगे देखना, एल्यूमिनियम यहाँ है, अब एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़े हुए थे, 3 क्लोरीन जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे एक ये तीसरा क्लोरीन है, दूसरा एल्यूमिनियम है, यहाँ पे इसके साथ में एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे है। अब देखिएगा बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने ये क्लोरीन को हटाया, यहाँ से ये क्लोरीन को हटाया, यहाँ पे ये जो क्लोरीन था इसका बॉन्ड कहाँ चला गया, प्लेन से ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पे दूसरा था उसका बॉन्ड कहाँ चला गया, प्लेन से नीचे की ओर चला गया। अब बेटा देखो कल था हाइड्रोजन, आज है एल्यूमिनियम। कल अपने पास क्या था, हाइड्रोजन, आज हमारे पास में क्या है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन है। तो बेटा देखो क्लोरीन जो होता है, यहाँ पे क्लोरीन पे तो क्या सिचुएटेड होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। यहाँ भी क्लोरीन के पास देखिएगा क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर जो है वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल से क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्या, बोलिए। यहाँ पे क्लोरीन का जो लोन पेयर है ये एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्या। देखो कल की पिक्चर में आज की पिक्चर में डिफरेंस क्या आ रहा है वो ढंग से देखिएगा। कल मेरे पास था बोरोन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये गया हाइड्रोजन, यहाँ बोरोन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बेटा यहाँ हाइड्रोजन पे लोन पेयर ना था, अगर लोन पेयर नहीं था तो यहाँ पे देखो एक एस ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल आके ओवरलैप किया, यहीं पे इसका वैकेंट ऑर्बिटल आके ओवरलैप किया, तो बॉन्ड में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। बट अगर मैं यहाँ पे AlCl3 वाली बात करूं तो AlCl3 के अंदर देखना केस क्या होगा, ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के अंदर जो एक ऑर्बिटल था वो ओवरलैप कर रहा है क्लोरीन के साथ, ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है क्लोरीन के नॉर्मल p ऑर्बिटल के साथ में।
और क्लोरीन का यहाँ पे कोई लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल यहाँ पे एल्यूमिनियम के दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये बेटा अपने ना सच्ची सच्ची सोच के बताना, ये पूरा एक ही बॉन्ड की नजर से देखा जाना चाहिए या बेसिकली ये दो अलग अलग बॉन्ड है? दो अलग अलग है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बट यहाँ पे होता क्या है कि इन जनरल हम इसे क्या बोल देते हैं कि इट इज टर्म्ड एज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बट इन एक्चुअल सेंस हियर टू डिफरेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि बेटा अगर कहीं भी आपके पास में ब्रिजिंग एटम के पास लोन पेयर है तो वो डाइमराइज किसके थ्रू होगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू होगा। अगर कहीं ब्रिजिंग एटम के पास में लोन पेयर है तो डाइमराइज किसके थ्रू होगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू होगा। और अगर कहीं ब्रिजिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो उसका डाइमराइजेशन कैसे होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से होगा। तो वो पॉइंट अब क्लिक किया क्या? क्लिक किया? ठीक है, अगर ब्रिजिंग एटम पे लोन पेयर तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ब्रिजिंग एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अक्षय, अगर ब्रिजिंग एटम पे लोन पेयर है then it dimerize by 3 center 4 electron bond। अगर ब्रिजिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है then it dimerize by 3 center 2 electron bond। is it clear or not? बात समझ में आ रही है? 4 हो गए ना बेटा, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, देखना 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। मैसेज को होस्ट पे कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस कितने हैं? एक एल्यूमिनियम 1 2 3। वैसे देखा जाए तो बेसिकली क्या है? दो अलग अलग बॉन्ड है। मैंने लिखवा दिया था, पिछली क्लास में लिखवा दिया था। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मैं यहाँ पे वापस इसे मेंशन कर देता हूँ, देखिएगा। इफ ब्रिजिंग एटम हैविंग लोन पेयर then it dimerize by 3 center 4 electron bond, otherwise it dimerize by 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अदरवाइज का डाइमराइजेशन किससे होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से होगा। तो चलिए मुझे अब इसके पैरामीटर बताइए, बॉन्ड पैरामीटर्स। ये जो ज्योमेट्री बन रहा है ये ज्योमेट्री कैसा है? प्लेनर है, नॉन प्लेनर है? ये ज्योमेट्री है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर के बाद में सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है तो प्लेनर है या नॉन प्लेनर? वेरी गुड, नॉन पोलर है। उसके बाद में अगला पैरामीटर देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है ये एंगल बीटा है, अल्फा बड़ा आएगा या बीटा आएगा? अल्फा ग्रेटर देन बीटा आएगा। ये बॉन्ड लेंथ आपके पास में है x1, ये बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे x2, x1 बड़ा आएगा या x2 बड़ा आएगा? x1 वेरी गुड बेटा, x1 ग्रेटर देन क्या रहेगा? x2 रहेगा। शाबाश बेटा, मजा आ गया। अब एक बात मुझे बताना कि बेटा यहाँ पे चेक करो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, वो पॉइंट देखिएगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड only minimize electron deficiency but never complete octet। 3 center 4 electron bond is capable to complete
ऑक्टेट। तो बेटा एक बात बताना, यहाँ जो Al2Cl6 बना है इसके अंदर अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये लुईस एसिड होगा या नहीं होगा? सोच समझ के आंसर करिएगा। होगा? नहीं, नहीं होगा, होगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। Al2Cl in Al2Cl6 octet is completed. In Al2Cl6 octet is completed, but it act as Lewis acid due to presence of vacant d orbital. शाबाश, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। समझ रहे हो बात को? ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन ये थर्ड पीरियड का है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो क्या होगा? लुईस एसिड होगा। और देखिए इन सॉलिड स्टेट it exists as polymer। और कैसे पॉलीमर बनाएगा देखिएगा, यहाँ पे ढंग से समझिएगा। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ जुड़े हुए थे 3 क्लोरीन। देखिएगा कैसे इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे ये क्लोरीन जाके किसी और एल्यूमिनियम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस एल्यूमिनियम के साथ वापस से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अब देखिएगा ये क्लोरीन किसी और एल्यूमिनियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके पास में वापस 3 क्लोरीन जुड़े हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ये क्लोरीन जाएगा तीसरा वाला, ये किसी और के साथ में एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके पास भी 3 क्लोरीन है, 1, 2 और ये 3। ये यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो सॉलिड स्टेट के अंदर इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और जो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, जो ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है उसकी वजह से देखो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? एक एल्यूमिनियम ने कितने क्लोरीन ने घेर रखा है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। समझ में आ रहा है? देखिए प्रीवियस पेज में आपको दिखाता हूँ, ये Al2Cl6 का डाइमर था। Al2Cl6 के डाइमर में नॉन प्लेनर, नॉन पोलर, अल्फा ज्यादा है, बीटा से X1 ज्यादा है X2 से। यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया बट फिर भी ये लुईस एसिड है। ठीक है, अभी बताओ इसमें कोई डाउट है तो आगे बढ़े, नहीं फिर। डी वैकेंट होने से वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना चंदन कुमार इलेक्ट्रॉन पेयर। नहीं, Bi3 में ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि बेटा आयोडीन जो है वो, बोरोन जो है वो 4 आयोडीन को अकोमोडेट ही नहीं कर सकता अपने चारों ओर। बेटा इसमें नहीं गिनते हैं, इसमें नहीं गिनते हैं। जहां भी देखो क्वेश्चन आता है ना 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, तो वहां पे बेसिकली क्या है, दो अलग अलग बॉन्ड बने हैं। दो अलग अलग बॉन्ड बने तो यहाँ पे कभी भी काउंटिंग नहीं करवाता अगला कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटा कि एक एल्यूमिनियम को कितने क्लोरीन ने कवर कर रखा है। तो देखो ये एल्यूमिनियम, इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 क्लोरीन ने कवर कर रखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया? 6 आ गया। आई बात समझ में कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। वेपर स्टेट में बेटा, वेपर स्टेट में पॉलीमर कैसे होगा? क्योंकि वेपर स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहते हैं? दूर जाना चाहते हैं। दूर जाना चाहते हैं तो वहां पे तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा ना। पॉलीमेरिक फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा? ये सॉलिड स्टेट में। बिकॉज सॉलिड स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहते हैं? पैक होना चाहते हैं। और जहां पैक होना चाहेंगे वहीं पे ये सॉलिड स्टेट में पॉलीमर बना लेगा। ओके आगे बढ़ते हैं।
बेटा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास में है AlBr3, या मैं AlX3 लिख देता हूं। यहाँ पे X इज इक्वल टू Br और I हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या कहानी होगी। यहाँ पे बेटा इनके अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज, एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज। डाइमर इनका सेम वैसा का वैसा बनेगा। यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, यहाँ पे ये X है, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे ये X है, यहाँ पे ये X है, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसा AlCl3 का था ना, सेम वैसा का वैसा होगा, बट यहाँ पे वैसा पॉलीमर नहीं बनेगा। यहाँ पे वैसा पॉलीमर नहीं बनेगा, क्योंकि देखो पॉलीमर अगर ये बना रहा है तो कितने क्लोरीन आजू बाजू आ रहे हैं, 6। अब ब्रोमीन आयोडीन का साइज तो क्या होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है ना ब्रोमीन आयोडीन का साइज। तो यहाँ पे 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन नहीं आ पाएंगे। 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन नहीं आने की वजह से होगी क्या दिक्कत, बताइए क्या दिक्कत होगी। 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन आने की वजह से अगेन क्राउडिंग वाला फैक्टर हो जाएगा। तो देखो इन सॉलिड स्टेट, in solid state it exists as molecular solid। सॉलिड स्टेट में ये किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरह। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, जैसे Al2X3 का एक, Al2X6 का एक मॉलिक्यूल है, Al2X6 का दूसरा मॉलिक्यूल है, और दोनों के बीच में यहाँ पे कैसे इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगे, वंडरवाल फोर्सेस। यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट हो जाएगा, वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये वंडरवाल फोर्सेस की वजह से पॉलीमराइज होगा। बात समझ में आ रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ये बनाया तो यहाँ पे आपसे एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, क्या होगा एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन, sp3। यहाँ पे अगर क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे sp3, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का पूछेगा तो क्या आएगा sp3। ये ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, sp3 हाइब्रिड होगा। क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड है, sp3 होगा। और एल्यूमिनियम भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा उसका, sp3 हो जाएगा। बोलो इज देयर एनी डाउट। परफेक्ट, क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। तुम तो सीसी लिख दिया करो, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके आगे ज्यादा कुछ फिर बोलने की जरूरत नहीं है। अब चलो तुम अपने हिसाब से करके बताओ मुझे। नेक्स्ट कंपाउंड है इसका AlH3। हाँ भैया, सबसे पहले AlH3 के अंदर इसका मोनोमर बना के बताओ, चेक करो रफ कॉपी के अंदर बना के। AlH3 के अंदर क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो ब्रिज बॉन्डिंग होगी क्या। ब्रिज बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड बनेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट। बेटा AlH3 के अंदर देखो, नो बैक बॉन्डिंग, एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज एंड पॉलीमर इन सॉलिड स्टेट। एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज एंड पॉलीमर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये कैसे एग्जिस्टेंस करेगा, पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले मैं बना देता हूं इसका मोनोमर। मोनोमर अगर बनाएंगे तो एल्यूमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत सिंपल था। उसके बाद हम बना लेते हैं इसका डाइमर। अगर हम इसका डाइमर बनाएंगे तो देखिएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से इंटरेक्शन हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये बॉन्ड बनेगा, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। हाँ, एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, जल्दी बोलते जाओ। एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिड है,
ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, अल्फा बड़ा आएगा या बीटा? अल्फा ग्रेटर देन आएगा बीटा। ये बॉन्ड लेंथ है x1, ये बॉन्ड लेंथ है x2। बताइए x1 बड़ा आएगा या x2? x1 ग्रेटर देन x2। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्लेनर होगी नॉन प्लेनर? वेरी गुड, ये स्ट्रक्चर होगी नॉन प्लेनर। पोलर होगी नॉन पोलर? वेरी गुड, ये स्ट्रक्चर होगी नॉन पोलर। यहाँ पे अगर पूछा जाए मैक्स एटम इन प्लेन कितने होंगे? 6 एटम सेम प्लेन में लाई करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? किसी को भी इसमें कोई डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसका पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर कैसा आएगा देखिएगा, सेम AlCl3 टाइप का ही रहेगा। यहाँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से जुड़े थे 3 हाइड्रोजन। अब देखो ये हाइड्रोजन जाके किसी दूसरे एल्यूमिनियम के साथ इंटरेक्शन करेगा। यहाँ पे इसके 3 हाइड्रोजन, ये यहाँ पे आके इंटरेक्शन करेगा। बेटा ये हाइड्रोजन जाके किसी और एल्यूमिनियम से इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखना, इस एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन 1 2 3, ये यहाँ पे इंटरेक्शन करेगा। ये हाइड्रोजन जाके किसी और एल्यूमिनियम से इंटरेक्शन करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इस तरह से इंटरेक्शन होंगे। तो ये आगे चलता चला जाएगा, इस तरह से पॉलीमर बन जाएगा। और पॉलीमर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? शाबाश, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। बोलो कोई दुविधा है क्या? देख लो सारे बच्चे एक बार इसको ढंग से। AlS3 को, AlS3 में बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, वेपर फेज में डाइमर होता है। और सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो बच्चे कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी कर लो फटाफट। बेटा मैं हैंडआउट तो सेंड कर ही देता हूँ, आप उसमें से भी कॉपी कर लिया करो। हो गया कॉपी? नहीं, अभी एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो सबको आ रही है बेटा, स्क्रीन रिफ्रेश करो तो आएगी। अभी एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है आपको। इज इट क्लियर? चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। उस एग्जांपल को ढंग से सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमर ऑफ Al Me होल थ्राइस। एक बार Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप। अपने आप से ट्राई करके देखिएगा ये क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एल्यूमिनियम तो थर्ड पीरियड का है ना, यहाँ पे इतनी क्राउडिंग नहीं होगी। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है तो इसके अंदर इतनी क्राउडिंग नहीं होगी। बताओ कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा? वेरी गुड, 3 हेमाक्षी, वेरी गुड बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। देखो मैं बना रहा हूं इसे, देखिएगा ढंग से कैसे बनेगा ये एल्यूमिनियम। ढंग से देखिएगा, यहाँ अटैच है CH3 ग्रुप, यहाँ पे अटैच है CH3 ग्रुप।
यहाँ एक अटैच था CH3 ग्रुप, ये था इसका मोनोमेरिक फॉर्म का स्ट्रक्चर। अब अगर ब्रिजिंग बनानी है तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे यहाँ से हम उड़ाते हैं, यहाँ से उड़ा के इसे क्या किया, यहाँ पे ले गए हम। देखिएगा ढंग से, ये कार्बन है, कार्बन के साथ जुड़े हैं 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा एल्यूमिनियम, यहाँ पे इसके साथ में कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के साथ अटैच है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास में जुड़ा है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट, एक बात मुझे यहाँ पे बताइएगा आप कि यहाँ पर ढंग से सुनिएगा, क्या कार्बन पे लोन पेयर है क्या? Is any lone pair available on carbon? No. Then on what is the driving force behind this dimerization? 3 center 2 electron bond or 3 center 4 electron bond? 3 center 2. Very good, very good. तो बेटा देखो यहाँ पे है ना, ये ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होगी। और देखिए कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है, मैं वापस कह रहा हूँ कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो एक ही बॉन्ड है। ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये एक ही बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, इतने ही हैं। तो बेटा अब इसके पैरामीटर्स का आंसर कीजिएगा मुझे। सबसे पहला चीज बताइए, ये स्ट्रक्चर प्लेनर नॉन प्लेनर? वेरी गुड, ये स्ट्रक्चर है नॉन प्लेनर। द सेकंड पैरामीटर इज दैट पोलर नॉन पोलर? वेरी गुड, नॉन प्लेनर है, नॉन पोलर है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ढंग से बताइएगा आंसर। 2, वेरी गुड। उसके बाद में बताइएगा नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अरे ढंग से काउंटिंग करो, मैं अभी गिनवाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। 22, अरे रे 16 गलत है, 22 सही जा रहा है। 22 नजर भी आ गए तुम्हें, वाह इतनी जल्दी दिख गए। अभी भी कईयों को 16 18 दिख रहे, मैं गिनती करवा रहा, देखना। देखो गिनती करो, 1 2 3, मैं नंबरिंग करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने हो गए? अब दिख रहे क्या 22 सबको? अरे रे रे रे, क्या तन्मय क्या बोला, 5 के आगे गिनती नहीं आती? गजब बेटा, कहां से आया है? तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाएंगे 22। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बताइएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन कितने हैं? गिनती करते हैं, देखना वापस गिनती करनी पड़ेगी, सारे बच्चे देखना। ये एल्यूमिनियम कार्बन कार्बन एल्यूमिनियम कार्बन कार्बन सेम प्लेन में होंगे। और उसके बाद हाँ, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे या डिफरेंट प्लेन में होंगे? दिख रहे हैं सबको? सेम प्लेन में होंगे, क्योंकि sp3 हाइब्रिड में 3 एटम तो सेम प्लेन में ही होते हैं ये ना। तो यहाँ पे कितने हो गए काउंटिंग में? 10, वेरी गुड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन हैविंग 10। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो बताइएगा। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स in plane having 3 center 2 electron bond
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले प्लेन में कितने एटम है? गिनती करनी पड़ेगी वापस। 1 2 3 4 5 6। चंदन देख, इनके अलावा कौन से आ रहे हैं, 4 बता। चंदन, पूरा CH3 थोड़ी आएगा, ये की तो हाइड्रोजन आएगा। दिख रहे हैं तुझे 6? दिख रहे हैं? ओके ओके, तो यहाँ पे आंसर कर देते हैं हम 6। बेटा फाइनल क्वेश्चन इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो डेफिशिएंसी मिनिमाइज हुई है या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? ना बेटा, बाकी के कार्बन तो इधर जा रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, वो काहे को आएंगे? मिनिमाइज हुई है, तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे? ये भी हाइपोवैलेंट है एंड एक्ट एज लुईस एसिड। हाइपोवैलेंट एंड एक्ट एज लुईस एसिड, ये आपके पास में हुए एल्यूमिनियम के सारे कंपाउंड। अक्षय आनंद तिवारी, कौन सा वाला सेम प्लेन का बताऊं? मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन बताऊं या मैक्सिमम एटम इन प्लेन हैविंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताऊं? मैक्सिमम एटम इन प्लेन गिनती करना। ये कार्बन sp3 है, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये एल्यूमिनियम सेम प्लेन में आएगा। यहाँ इसके साथ ये कार्बन हाइड्रोजन आएगा, तो एक तरफ कितने, 3 2 5। इधर भी कितने, हाइड्रोजन कार्बन एल्यूमिनियम कार्बन हाइड्रोजन सेम प्लेन में, 5 और 5 10। 6 एटम गिने ना, देखो ऊपर से काटना है, ऊपर से काटना है, तो ये हाइड्रोजन कार्बन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कार्बन हाइड्रोजन, यही तो आए। बोल मानवीय वत्सल। ऊपर वाला कार्बन कौन सा नहीं लिया? अरे बेटा, इसके स्ट्रक्चर देख, एल्यूमिनियम यहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ है। अब यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन ऊपर नीचे, और यहाँ प्लेन में हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऊपर नीचे और प्लेन में हाइड्रोजन। अब दोनों एल्यूमिनियम के एक कार्बन ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो उन्हें कैसे काउंट कर लूंगा बता? ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ हुआ एल्यूमिनियम का? गिनती करो। एल्यूमिनियम के गिनती करो, यहाँ पे देखो गिनती करवाता हूँ तुम्हें, 1 2 3 4। अब यहाँ के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो 3 में बट रहे हैं, तो अकेले इसके खाते में थोड़ी है पूरे। ओके, बोलो और कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अनुज्ञा सक्सेना, आप क्या बोल रहे हो? आपकी वीडियो टैग्ड है, कांट सी। बेटा आप बाकी बच्चे मेरे वीडियो देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? अभी ऑडियो से ही काम चल रहा है क्या आज? तो ये ओमान्या तो कह रहा है कि देख पा रहे हैं। रुकिए 1 मिनट। देख रहा है। बेटा दिख रहा हूं मैं सब बच्चों को। को होस्ट पे जाके देखिए आज। एक्चुअली क्या, मैंने आईपैड में पहले लॉगिन कर दिया, तो आईपैड वाला होस्ट बन गया और लैपटॉप बन गया को होस्ट। तो आप दोबारा एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके देखिए, को होस्ट वाले वीडियो में देखिए आप।
चलिए आगे बढ़े हम। ओके, तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम। आ गया ना? मैं बेटा मैं तुम्हारे पास ही था, तुमने कभी देखा ही नहीं ढंग से। तो अभी आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आएंगे कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम। कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम अब हमें ये डिस्कस करने हैं। अब बेटा देखो, बेरिलियम के कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड है BeF2। हाँ भाई, BeF2 के अंदर बैकबॉन्ड अच्छा होगा बेकार होगा? अच्छा, टूपी टूपी वाला बैकबॉन्ड होगा, अच्छा बैकबॉन्ड होगा। जिसमें अच्छा बैकबॉन्ड होता है, क्या वो ब्रिज बॉन्डिंग करता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग टूपी पाई बैकबॉन्ड so does not exist as dimer in vapor phase। does not exist as dimer in vapor phase। ठीक है। उसके बाद में सेकंड कंपाउंड में ले रहा यहाँ पे BeCl2। हाँ बेटा, BeCl2 की बात करें, BeCl2 के अंदर बताना बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी या बेकार? एक सेकंड का, एक थर्ड का? बेकार। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वीक 3p पाई 2p पाई बैक बॉन्ड so exist as dimer in vapor phase and polymer in solid state। डाइमर इन वेपर फेज एंड पॉलीमर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसके कैसे पॉलीमराइजेशन होगा। सबसे पहले देखिएगा इसका मोनोमर। मोनोमर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बेरिलियम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है। बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp। ज्योमेट्री कैसी आ गई? लीनियर। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आ गया? 180 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल है। ठीक है बेटा, वो एल्यूमिनियम के नहीं काउंट किए जाते, वो बेसिकली तीनों एटम के अंदर होते हैं। एल्यूमिनियम, कार्बन और एल्यूमिनियम तीनों के अंदर वो है। ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर के नहीं है, वो तीनों के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये तो इसका बना मोनोमर। अब इसका देखो डाइमर और पॉलीमर कैसे बनेगा वो देखिएगा। जब ये मोनोमर बना रहा है तो ऐसे बैकबॉन्ड हो रहा है। बैकबॉन्ड कौन सा वाला हो रहा है? बेरिलियम एक्सेप्टर है, 2p पाई, क्लोरीन डोनर है, 2p पाई 3p पाई, वीक है, वीक 2p पाई 3p पाई बैकबॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं इसके डाइमर की, कि डाइमराइजेशन इसका कैसे होगा। तो अब देखिएगा, यहाँ बेरिलियम था, यहाँ क्लोरीन था। अब दूसरा वाला क्लोरीन लीनियर था पहले तो, लेकिन अब उसे थोड़ा क्या उठना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये गया क्लोरीन, यहाँ दूसरा बेरिलियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। हाँ बताओ बच्चों, ये कैसे डाइमराइज होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड। तो यहाँ पे ये बना लेगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बना लेगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बेटा एक बार चेक करके बताना, जब ये डाइमर बना रहा है तो डाइमर के अंदर भी क्या बैकबॉन्ड हो रहा है क्या? सोच के बताना। यस होगा, वेरी गुड होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो डाइमर बनाने के बाद भी बेरिलियम पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 ही हुए। 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो मतलब ये तो अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो देखो यहाँ पे ये बनेगा, ये यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड है? 2p पाई 3p पाई टाइप का बैकबॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। 2p पाई 3p पाई टाइप का बैकबॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp2।
अब सोच समझ के बताना, ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगी या नॉन प्लेनर? sp2 हाइब्रिड है, सोच समझ के बताइएगा। हिमाक्षी सही है, ईशान सही है, अनुज्ञा सही है, हर्षित सही है, वैभव सही है। वेरी गुड बेटा। ये स्ट्रक्चर क्या होगी? प्लेनर। देखो कैसे था, ये सेंटर एटम था बेरिलियम, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन था। अब ये क्लोरीन कैसे घूम गया? ऐसे घूम गया तो भैया है तो प्लेन में ही ना, है तो sp2 हाइब्रिड ही ना। sp2 हाइब्रिड की तो ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर ही तो होती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? प्लेनर। सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर, अभी भी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे एक्ट एज लुईस एसिड, अभी भी लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। और इसके बाद में अगर इसका पॉलीमर बनाते हैं तो देखना पॉलीमर इसका कैसे बनेगा। पॉलीमर में सारे क्लोरीन ही लपेटे में ले लो। कैसे? बेरिलियम, यहाँ पे क्लोरीन, ये ब्रिज बॉन्ड, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे बेरिलियम, ये क्लोरीन, यहाँ आगे चलता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ इसका क्लोरीन ये इधर से, ये क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ पे। चेक करके बताओ रे, यहाँ पे अब इसके अंदर क्या बैक बॉन्डिंग अब होगी क्या? अब नहीं होगी। यहाँ पे बेटा अब बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3 आ गया। अब बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अब बचा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एकदम सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? तो यहाँ पे कहूंगा नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो क्या ये लुईस एसिड का रोल प्ले करेगा? डज नॉट एक्ट एज लुईस एसिड, क्योंकि बेरिलियम कहाँ का है? सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड के अंदर अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फिर तो ये लुईस एसिड का रोल ही प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ये रख ही नहीं सकता है। समझ में आई चीज? उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम में BeH2। ठीक है, अब देखो BeH2 का मोनोमर कैसा बन जाएगा? मोनोमर बनेगा बेरिलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोलो रे, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी क्या? ईशान, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पे देख क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देख एक न्यूक्लियस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 सेंटर, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं तेरे को। अब देख एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। दिख रहा है ईशान? मतलब जहां भी ब्रीजिंग एटम पे लोन पेयर है वहां पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन से ब्रीजिंग होगी, और जहां ब्रीजिंग एटम पे लोन पेयर नहीं है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बेटा क्लोरीन पे वैकेंट है, बट क्लोरीन पे यार नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जिसके पास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ एक्सेप्ट करता है? वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया? ओके, BeH2 के अंदर चलते हैं। BeH2 के अंदर देखिए क्या होगा? एग्जिस्ट एज नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। उसके बाद में इसका डाइमर, हाँ भाई इसका डाइमर कैसे बनेगा? 3 सेंटर 2 या 3 सेंटर 4? सिर्फ 2, 3 सेंटर 2। तो यहाँ बनेगा बेरिलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये इधर ये पूरा एक ही बॉन्ड है। इसीलिए देखो मैं जब भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, मैं 3 सेंटर 2 की तो गिनती करवा रहा हूं, लेकिन मैं 3 सेंटर 4 की गिनती नहीं करवा रहा कभी भी। 3C2 की तो काउंटिंग करवा रहा हूं, बट 3C4 की काउंटिंग नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि 3C4 बेसिकली क्या दो अलग अलग तरह के बॉन्ड है।
तो वहां काउंटिंग का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये ऐसे डाइमराइजेशन हो गया इसका। अब बेटा देखो, ये अगर अपने पास में डाइमराइजेशन हो गया तो यहाँ बेरिलियम sp2 है, मोनोमर में बेरिलियम sp था, और स्ट्रक्चर कैसी है ये, प्लेनर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉलीमर बना सकते हो क्या इसका? पॉलीमर भी ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ पे बेरिलियम, ये हाइड्रोजन, यहाँ बेरिलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन इधर, ये इसका हाइड्रोजन इधर, ये यहाँ पे आगे एक्सटेंड करती जाएगी स्ट्रक्चर। तो ये 3 सेंटर। अब यहाँ बेरिलियम क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड तो हो गया, लेकिन एक बात बताना, अभी भी क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? अभी भी क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? है, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, हाइपोवैलेंट। तो हाइपोवैलेंट एक्ट एज लुईस एसिड। ये अभी भी किसका रोल प्ले करेगा, लुईस एसिड का रोल प्ले करेगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? फटाक से आप बना के बताओ मुझे, डाइमर ऑफ FeCl2, और एक बना के बताओ डाइमर ऑफ FeCl3। कौन से बॉन्ड से डाइमराइज होगा, 3 सेंटर 2 या 3 सेंटर 4? सिर्फ इतना जानना है मुझे। भैया BeCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? बेरिलियम पे गिनती कर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, मोनोमर में तो 4 थे, या डाइमर बना तो कितने हुए, 6। हाँ भाई, FeCl2 में, अरे दोनों में एकाग्र 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ही बनेगा, क्योंकि क्लोरीन पे तो लोन पेयर है ना। जहां भी कहीं लोन पेयर होता है वहां तो डाइमराइजेशन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से ही होता है। यहाँ पे FeCl3 की अगर मैं बात करूं तो ये तो AlCl3 वाला केस ही है। यहाँ पे Fe, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे ये क्लोरीन ब्रिजिंग करेगा, यहाँ पे Fe, ये क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे ये क्लोरीन ऐसे इंटरेक्शन कर लेगा, Fe2Cl6 बन गया। बेटा ये सारे आपके डाइमराइजेशन के केस हो गए। अब एक अलग लास्ट केस बच रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? देखो, इतने सारे जो डाइमराइजेशन हमने किए, उनमें क्राइटेरिया क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को मिनिमाइज करने का। भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड थे, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को क्या करना चाहते थे, मिनिमाइज करना चाहते थे, और मिनिमाइज करने के चक्कर में वो सारे क्या बना रहे थे, डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे थे। बेटा एक केस, सिर्फ एक केस है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मिनिमाइज करना क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ एक केस है पूरा ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को मिनिमाइज करना क्राइटेरिया नहीं है। और वो केस कौन सा है, मैं आपको सिखाता हूं, देखिएगा। ICl3 exist as dimer I2Cl6 dimer I2Cl6, but here completion of octet is not a criteria behind dimerization. Completion of octet is not a criteria behind dimerization. Octet completion एक क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा बेटा। देखो ICl3 का मोनोमर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन,
यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। sp3d हाइब्रिड होता है, ये मोनोमर है इसका। अब बेटा देखो ये जो sp3d हाइब्रिड बनता है, इसमें यहाँ पे इसका शेप कैसा आता है, बेंट टी शेप। शेप कैसा आ रहा है, बेंट टी शेप आ रहा है। अब बेटा देखो बेंट टी शेप आ रहा है, उसकी कहानी का राज समझना क्या होगा। अब बेंट टी में जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो क्या है, लॉन्गर है। इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है, शॉर्टर है। तो यहाँ सारे बॉन्ड जो है वो इक्वल बॉन्ड लेंथ के नहीं है। तो ये अपनी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमर होता है। अगर मैं बात करूं ऑक्टेट की, तो ये तो ऑलरेडी हाइपरवैलेंट स्पीशीज है। आयोडीन के पास आप काउंट करो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। तो ऑलरेडी ये क्या है, हाइपरवैलेंट कंपाउंड है। तो बोले हाइपरवैलेंट है तो फिर डाइमराइज क्यों करेगा। हाइपरवैलेंट है तो डाइमराइज करने का इसका रीजन क्या है, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी ज्योमेट्री को सिमेट्रिक बनाना और ज्योमेट्री को क्या करना, स्टेबलाइज करना। उसके लिए ये अपने आप को डाइमराइज करेगा। अब उसको लिए कैसे ये करेगा प्रोसेस, वो देखिएगा। यहाँ पे आयोडीन, पहले तो ये बताओ, या क्लोरीन है ब्रीजिंग एटम। क्लोरीन ब्रीजिंग एटम है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से डाइमर होगा या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन से। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देखना आयोडीन, यहाँ एक क्लोरीन, ये क्लोरीन यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन यहाँ, ये इधर ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। आयोडीन पे ये यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाउ टेल मी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन। sp3d2, बेटा sp3d2 स्ट्रक्चर के अंदर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो मुझे बताना वो स्ट्रक्चर प्लेनर होती है या नॉन प्लेनर। प्लेनर, तो ये भी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, प्लेनर। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है प्लेनर। और अगर इस प्लेनर के अंदर पूछा जाए मैक्सिमम एटम इन प्लेन, कितने आएंगे, देखता हूं तुम्हारा आईक्यू कितना काम करता है। वेरी गुड। आठों के आठों एटम कहाँ रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। आठों के आठों एटम कहाँ सिचुएटेड होंगे, सेम प्लेन में सिचुएटेड होंगे। बोलो कोई दिक्कत है। चलो यहाँ पे बात समझ में आई। कर दूंगा अक्षय, मैं तुम्हारे पुराने जो हैंडआउट्स वगैरह थे वो शेयर कर दूंगा। बेटा और कहाँ मॉलिक्यूल ऐसे बनते हैं, बेटा एल्यूमिनियम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं पूछेगा। जहां भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, वहां पे कभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा। अगर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो पूछा जा सकता है। बेटा आयोडीन ब्रोमीन वगैरह जो है ना, तो वहां पे ब्रोमीन की डोनेटिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इजीली बना ले। तो इसीलिए ICl3 का जो मॉलिक्यूल है यही एक बना पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन डोनर बन गया और आयोडीन क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया। अब यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन यहाँ डोनेट ही नहीं कर पाता और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो एक ICl3 का ये मॉलिक्यूल एक स्पेशल केस है जो हमें ध्यान में रखना होगा। तो हमारे दो टॉपिक खत्म हो गए, हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया, हमने ब्रिज बॉन्डिंग भी पढ़ लिया। अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको देता हूं कि ऑड इलेक्ट्रॉन, अरे रे 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 ये कौन है, प्रेरणा है नाम इसका या क्या है। एल्यूमिनियम का तो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है। अरे बेटा कहाँ कंप्लीट है एल्यूमिनियम का ऑक्टेट, AlCl3 में एल्यूमिनियम पे 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहे हैं। ये प्रेरणा है या क्या नाम है इसका, बेटा मेरे को एक बार नाम लिख के बताना अपना। समझ में आ गया, मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं ना, प्रेरणा। तुम
ओके, तो अब अपन बात कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का अंदर क्या होता है वैसे? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर क्या होता है, इसका डेफिनेशन, स्पीशीज इन विच वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर odd in number called odd electron species। मतलब जिनके अंदर भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में हो वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएंगे। लाइक जैसे देखो NO2 है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 है, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 6 टू जा कितने हो जाएंगे 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, ऑड नंबर आ गया। अगर मैं बात करूं NO तो 5 और 6 कितने हो गए 11, ऑड नंबर में आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूं ClO2, 6 टू जा 12, क्लोरीन के 7, 19 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आ गया। मैं बात करूं ClO3, 6 3 जा 18, 18 और 7 25, तो 25 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आ गया। मैं बात करूं H2 प्लस, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। मैं बात करूं H2 माइनस, H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सारे जो स्पीशीज होते हैं जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। स्पीशीज इन विच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड इन नंबर टर्म्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नाउ बच्चों एक बात बताइएगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में अगर है तो क्या ऑड नंबर में कभी भी ClO2 में बेटा ऑक्सीजन के 6 टू 12, 12 और 7 19 ही तो होंगे अक्षय। तुम 23 क्यों बोल रहे हो? चलिए अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे बताना अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है तो क्या कभी सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं है, एक आधा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा। तो देखिएगा ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे दो केस सीखने होते हैं हमें, ठीक है? वो दोनों केस क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए केस नंबर 1, if odd electron is localized on central atom। देखो जैसे आपके पास में मॉलिक्यूल है NO2 का, जैसे मॉलिक्यूल है CH3 का, CF3 का, ClO3 का, OF का, ये सारे मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। मैं तो वैलेंस शेल के काउंट कर रहा हूँ, वैलेंस शेल में 7 ही तो होते हैं, वैलेंस शेल में कितने होते हैं 7 ही होते हैं। तो देखो ऑड इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम, ये केस हो सकते हैं। सेकेंड केस इसमें क्या हो सकता है, इफ ऑड इलेक्ट्रॉन is present in bond। इसके अंदर आपके पास में एग्जांपल क्या क्या आ जाते हैं, NO, ClO2, ठीक है, ये यहाँ पे H2 प्लस, H2 माइनस एटसेट्रा, कि जहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
अब बेटा ये दोनों ही केसेस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमारी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, तो अभी हम आज इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक मुझे तुमसे थोड़ी कुछ बातें करनी है, मुझे जवाब दीजिएगा। बेटा बैक बॉन्डिंग पढ़ाया, क्या किसी को कोई इश्यू है? बैक बॉन्डिंग में क्या किसी को कोई इश्यू है? सब कुछ क्लियर है? बेटा ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाई, क्या कोई इश्यू है अभी तक? ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेटा आपको रेसेस आपके एलएन प्लस पे अपडेट हो गई क्या? मैंने भेजी वो नहीं, एलएन की तरफ से अपडेट हो गई क्या? ओके, अगर एलएन की तरफ से अपडेट हो गई तो मेरा आज का होमवर्क का रेस नंबर 00 और रेस नंबर 1। बेटा ICL3 में तो सब कुछ ही प्लेन में है, सारे एटम प्लेन में है। आंसर की मैं सेंड कर दूंगा, जैसे मैं अगली क्लास लूंगा ना, मेरी जो नेक्स्ट वीक में क्लास आएगी, तो मैं संडे को कल आपको रेस नंबर 0 और रेस नंबर 1 अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन। होमवर्क अपलोड करना है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमने किया नहीं किया? होमवर्क करके वहां अपलोड करोगे तभी वहां से हटेगा वो डेट की, नहीं तो वो तुम्हें रोज पिंच करेगी कि होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। ठीक है, तो मैं कल शाम तक, कल संडे है, संडे इवनिंग तक आपको उसके रेस का 0 नंबर का और 1 नंबर का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ट्रस्ट नहीं है तन्मय तुम पे? ठीक है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें ना अपलोड ही कर देना। अब तो मैं बताऊंगा क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। चलिए, और अच्छे से ना सुनो, मैंने वो जो पहले बताया था ना फॉर्मेट, उसी पे चलना है। रेस अलग कॉपी में करने, शीट अलग कॉपी में करने, और जो क्लास नोट्स है वो अलग कॉपी में बना के रखने हैं, ठीक है। और ये जो क्लास नोट्स मैं सेंड कर रहा हूँ ये प्रॉपर बनाते जाना। मैं रेस नंबर 0 का अभी भेजता हूँ, देखिए आपको सॉल्यूशन अभी भेज दूंगा, ठीक है ना, अभी अपलोड कर दूंगा। श्योर बेटा श्योर, मैं अभी आपको ये सारा हैंडआउट वगैरह सेंड कर देता हूँ, आप 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ बेटा, मैंने आपको हैंडआउट तो सेंड कर दिए हैं इनके, और मैं अभी आपको वो और सेंड कर देता हूँ। मैंने आपको रेस 00 का सॉल्यूशन भी सेंड कर दिया है। बेटा बल्कियर ग्रुप BI3 में क्राउडिंग नहीं है, BI3 में कोई रिपल्शन भी नहीं है।
क्योंकि Bi3 में तीनों इक्वल रिपल्शन कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओमाना सर आपने मुझे पिछले साल भी लड़का समझा के पढ़ाया था, मैं लड़की हूं सर। ओके बेटा, मैं अब की बार लड़की समझ के ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखूंगा इस चीज का, ठीक है। मुझे याद आ गया बेटा, तुम सारे बच्चे तो पुराने ही हो ना, इनमें नए थोड़ी हो कोई। ओके गुड ग्रेट, चलिए अब मैं क्लास लीव करता हूं। 1 का भी मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अरे दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाता हूँ, वो क्या प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है ना, हाँ बोल बेटा, और वो लड़की है तो हाँ बोल बच्ची, इसलिए कोई बात नहीं। श्रीश तू कंफर्टेबल हो गया अभी? गुड, सीख जाएगा सब, चिंता मत कर। ओके बाय बाय, गुड बाय।